जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं अधिवक्ता बागेश श्रीवास्तव वाराणसी से पुनः आप लोग के समक्ष उपस्थित हूँ एक नया वीडियो लेकर नई ऊर्जा के साथ। और मुझे विश्वास है कि आप लोग भी ऊर्जावान होंगे। हम आज टॉपिक पे चर्चा करेंगे। सामने स्क्रीन पे आप लोग को दिख रहा होगा एक केस है, अरनेश कुमार वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार एवं अन्य का मामला है। 2 जुलाई सन 2014 को डिसाइड किया गया था माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा। इसमें क्या विधि व्यवस्था दी गई है उस पर हम चर्चा करेंगे। चूँकि समसामयिक दृष्टिकोण से यह केस आज के दौर में बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो गया है, खासकर जब से सत्येंद्र कुमार अंतिल वर्सेज स्टेट ऑफ सत्येंद्र कुमार अंतिल वर्सेज सीबीआई एवं अन्य के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा कुछ गाइडलाइन पारित किए गए हैं। उसमें कई मामलों में गाइडलाइन दी गई है, खासकर जमानत से संबंधित बृहद रूप से उसमें गाइडलाइन दी गई है। ये सत्येंद्र कुमार अंतिल के आने के पूर्व, चूँकि अरनेश कुमार वर्सेज बिहार राज्य के मामले में जो गाइडलाइन दी गई थी, उस गाइडलाइन के तहत यह कहा गया था माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा, चूँकि यह केस रिलेटिव था 498 कैपिटल ए आईपीसी और धारा 4 डाउरी प्रोविजन एक्ट 1961। लेकिन इस केस में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह विधि व्यवस्था दी गई कि यह जरूरी नहीं है कि मामला यहीं तक सीमित हो, वो किसी भी अपराध से संबंधित हो सकता है। और वह अपराध यदि 7 साल तक के सज़ा से संबंधित है, चाहे वो अर्थदंड के रूप में उसमें शामिल हो अथवा न हो, ये दोनों को समाहित करते हुए इसमें कहा गया था कि उसमें गिरफ्तारी नहीं की जाएगी। यानी कि यदि कोई 7 साल तक के सज़ा का कोई अपराध है या कोई 7 साल से कम का सज़ा का अपराध है, तो भले ही वो मामला संज्ञेय अपराध ही क्यों न हो, उसमें गिरफ्तारी नहीं होगी। तो उसमें होगा क्या, तब उसमें ये कहा गया था कि ये जो गिरफ्तारी के जगह पे उसको नोटिस दी जाएगी। और नोटिस किस बात की दी जाएगी? उस अपराध से संबंधित एक्सप्लेनेशन के लिए दी जाएगी, जो कि व्यवस्था दिया गया है धारा 41 कैपिटल ए में दंड प्रक्रिया संहिता में, जो संशोधन के माध्यम से आया है। तो उसको ये प्रभावकारी बनाने के लिए इसमें यह व्यवस्था दी गई। और इसी को कोड करते हुए माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अरनेश कुमार बनाम बिहार राज्य के मामले में कहा गया कि यदि उसका पालन नहीं किया जाता है तो वह व्यक्ति, पुलिस अधिकारी जो है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का भी लायबल होगा। तो हम लोग देखते हैं इसमें क्या विधि व्यवस्था दिया गया है। देखिए, इसमें कहा गया है कि यहाँ जैसे आप देखेंगे ये लिखा हुआ है, ऑल पुलिस ऑफिसर्स बी प्रोवाइडेड विथ ए चेक लिस्ट कंटेनिंग स्पेसिफाइड सब क्लाज अंडर सेक्शन 41(1)(b)(2) के तहत। यानी कि ये जो बातें कही गई हैं, ये चेक लिस्ट किसके लिए है? चेक लिस्ट उनको बनाना है जो पुलिस अधिकारी गिरफ्तार करना चाहते हैं जिस व्यक्ति को, तो ऐसे मामलों में गिरफ्तार नहीं करते हैं तो धारा 41 कैपिटल ए के तहत नोटिस देंगे और एक चेक लिस्ट बनाएंगे। उसका हम अलग से वीडियो प्रोवाइड कराएंगे कि उस चेक लिस्ट में क्या क्या होता है, क्वेश्चनर के रूप में रहेगा, उसका बाकायदे इनको पालन करना होगा। अब ये कह रहे हैं कि फिर इसके बाद आगे जो बातें कही गई हैं इसमें, उसको देखते हैं हम लोग क्या कहा गया है। उसमें कहा गया है, ये देखिए आगे, यहाँ देखिए, यहाँ पे कहा गया है, यहाँ पे कहा गया है, ये देखिए, ये पूरा पैरा आप देखिए। Failure to comply with the direction aforesaid shall, apart from rendering the police officer concerned liable for departmental action, they shall also be liable to be punished for contempt of court to be instituted before High Court having territorial jurisdiction। तो इस प्रकार से इसमें ये बात कही गई कि यदि कोई व्यक्ति जो पुलिस अधिकारी के रूप में है किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करना चाहता है
तो ऐसे मामलों में गिरफ्तार नहीं कर सकता है जो 7 साल तक के सज़ा के अपराध से संबंधित मामला है। अब वो आगे के पैरा में दिया गया है कि ये ज़रूरी नहीं है कि वो धारा 498 ये तक ही सीमित हो, वो मामला किसी और भी एक्ट में हो सकता है। अब देखिए, इसको यहाँ दिया गया है, ये पूरे पैरा को आप देखिए, इसमें कहा गया है कि वी हैसन टू ऐड that the direction aforesaid shall not only apply to the cases under section 498 capital A of the IPC or section 4 of the Dowry Prohibition Act, the case in hand, but also such cases where offence is punishable with imprisonment for a term which may be less than 7 years or which may be extended to 7 years whether with or without fine। इसके अलावा अब आप और नीचे देखेंगे तो इसमें कहा गया है, ये देखिए, यहाँ से देखिए, We directed that a copy of this judgment be forwarded to the Chief Secretaries as also the Director General of the Police of all state government and the Union Territories and the Registrar General of all the High Courts for onward transmissions and ensuring its compliance। It means आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा जजमेंट है और इसकी कितनी महत्व है। ये इसको हल्के में कोई यदि लेता है तो ये समझ लीजिए कि वो सबसे बड़ा मूर्ख व्यक्ति होगा, क्योंकि इसमें इतनी अच्छी गाइडलाइन दी गई है कि इस गाइडलाइन के तहत एक व्यक्ति का फंडामेंटल राइट्स क्रिएट हो जाता है जो 7 साल तक के नीचे का सज़ा वाला है, और उसमें डिटेंशन नहीं हो सकता है, यानी कि उसको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। गिरफ्तारी की स्थिति में फिर वही स्थिति होगा कि फिर उसको जो है तो हम देखते हैं कि इसमें स्पष्ट डायरेक्शन दिया गया है कि किसी पुलिस अधिकारी द्वारा यदि 7 साल से कम का सज़ा है या 7 साल तक का सज़ा है कोई, तो उसमें गिरफ्तारी नहीं की जा सकती है। यदि गिरफ्तारी की जाती है तो उसके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट यानी कि फंडामेंटल राइट्स का हनन होता है यदि विदाउट वारंट गिरफ्तार किया जाता है तो। अब चूँकि ये 41 में तो कहा गया है कि जो संज्ञेय अपराध है उसमें गिरफ्तारी हो सकती है, लेकिन वो संज्ञेय अपराध यहाँ एक्सटेंड करके 7 साल तक को इस केस के द्वारा बार किया गया कि गिरफ्तारी नहीं हो सकती, उसमें सिर्फ नोटिस भेजा जाएगा। ये देखिए, यहाँ पे लिखा गया है, चेकलिस्ट की बात कही गई है यहाँ पे ये ऑल पुलिस ऑफिसर बी प्रोवाइडेड विथ ए चेकलिस्ट कंटेनिंग स्पेसिफाइड सब क्लाजेज अंडर सेक्शन 41(1)(b)(2) के तहत। इसके बाद ये कहा गया है कि द पुलिस ऑफिसर शैल फॉरवर्ड द चेकलिस्ट ड्यूली फाइल्ड एंड फर्निश द रीजन्स एंड materials which necessitated the arrest while producing the accused before the magistrate for further detention। अब यहाँ पे एक और बात देखने को मिलती है, आगे हम देखते हैं, ये देखिए,
इसमें बताया गया है यहाँ पे नोटिस अपीयरेंस इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 41 कैपिटल ए ऑफ CRPC बी सर्व ऑन द एक्यूड विद इन 2 वीक्स। ये 2 वीक्स के मतलब 2 सप्ताह के भीतर उसको नोटिस सर्व कराई जाएगी और नोटिस सर्व करने के पश्चात ही जब उसको प्राप्त होता है तो वो आएगा और वह जो भी बताएगा वो सब लिखित में किया जाएगा। रीजन टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग, मतलब आप समझ लीजिए कि ये अरनेश कुमार बनाम बिहार राज्य का मामला जब तक नहीं आया था तब तक हर मामले में जो 7 साल से नीचे का जो सज़ा था वो संज्ञेय अपराध होने के कारण उसमें गिरफ्तारी हो जाती थी। लेकिन इस केस के आ जाने से इतना हो गया कि अब गिरफ्तारी नहीं होगी और यदि गिरफ्तारी होती है तो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाएगा, यानी कि उस अधिकारी द्वारा इस नियम का फॉलो नहीं किया जाता है तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाएगा। अब चूंकि एक और केस आ गया सत्येंद्र कुमार अंतिल वर्सेज CBI एवं अन्य का मामला, हम लोग उसको देख लेते हैं कि यदि इसका कंप्लायंस नहीं किया जाता है तो क्या होगा। तो उसके पैरा 23 में यानी कि 23 में कहा गया है कि उसको अगर जो इसका कंप्लायंस नहीं किया जाता है तो मजिस्ट्रेट संतुष्ट होता है तो उसको बेल ग्रांट कर दिया जाएगा। अब उसको हम लोग देख लेते हैं। सत्येंद्र कुमार अंतिल के मामले में ये देखिए 41 बताया गया नोटिस ऑफ अपीयरेंस बिफोर पुलिस ऑफिसर, इसका जिक्र किया गया है। अब 23 वाले पैरा को हम लोग देख लेते हैं। 23 पैरा में यह स्पष्ट कहा गया है, ये देखिए 23 वाला पैरा, एक सेकेंड, 20 नंबर 3। अब इसको देखिए ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि द कॉन्सिक्वेंस ऑफ नॉन कंप्लायंस विथ सेक्शन 41 शैल सर्टेनली इंश्योर टू द बेनिफिट ऑफ द पर्सन सस्पेक्टेड ऑफ द ऑफेंस resultantly while considering the application for enlargement on bail, courts will have to satisfy themselves on the due compliance of the provision. Any non-compliance would entitle the accused to a grant of bail. It means कि यदि 41 का पालन नहीं किया जाता है तो क्या होगा, ये जमानत इसको देना पड़ जाएगा माननीय न्यायालय द्वारा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब तक सत्येंद्र कुमार अंतिल का मामला नहीं आया था तब तक हम लोगों ने देखा कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो रहा था, लेकिन यदि गिरफ्तारी हो जाती है तो सबसे बढ़िया जो पैरा 23 में दिया गया है इसको माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करके उस अभियुक्त का बेल कराया जा सकता है। तो एक बेल लेने के लिए बहुत बढ़िया एक केस लॉ भी है ये कि सत्येंद्र कुमार अंतिल का, इसमें बहुत कुछ डायरेक्शन दिया गया है, इसका हम अलग से चर्चा करेंगे। मेरा बस आज का टॉपिक यही था कि जिन मामलों में 7 साल से कम की सज़ा है, चाहे वो 7 साल तक की सज़ा है, फाइन वेदर फाइन और विदाउट फाइन, उन मामलों में यदि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 41 कैपिटल ए का कंप्लायंस नहीं किया जाता है तो उस व्यक्ति को जमानत दी जाएगी और इसके लिए जो लर्नेड काउंसिल होंगे वो इस पैरा का उल्लेख करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष बेल एप्लीकेशन मूव करेंगे। तो हमें विश्वास है कि बेल ग्रांट हो जाएगा। इसी के साथ हम इस वीडियो को विराम देते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में पुनः अच्छी जानकारी लेकर के अन्य केस के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, धन्यवाद। एक बार निवेदन यह है कि मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अन्य लोगों को भी शेयर करिएगा ताकि मेरा मनोबल बढ़ा रहे, मैं और भी ऐसी जानकारियाँ आप लोगों को प्रस्तुत करता रहूँ। धन्यवाद।